दत्तात्रेय होसबोले ही होंगे संघ के नए सरकार्यवाह। सरकार्यवाह के लिए हुए चुनाव में होसबोले के नाम पर मुहर लगी है। पिछली बार 2021 में भी सरकार्यवाह चुने गए थे होसबोले। बेंगलुरु में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में पहली बार होसबोले। हर 3 साल में सरकार्यवाह को लेकर होता है चुनाव। संघ में दायित्व के हिसाब से नंबर 2 पर होते हैं सरकार्यवाह। सामान्य भाषा में समझे तो यह किसी भी संगठन के महासचिव का पद यानी कि जनरल सेक्रेटरी का पद होता है। दक्षिण भारत के कर्नाटक से आते हैं होसबोले। कन्नड़ के अलावा अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, तमिल, मराठी समेत कई भारतीय और विदेशी भाषाओं के विद्वान हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उनका स्वागत किया है। फर्स्ट इंडिया ने पहले ही दिन संकेत दे दिए थे और ऐलान हुआ था कि नागपुर में इस बार प्रतिनिधि सभा की बैठक होगी और पहले ही दिन से लगातार हम आपको ये जानकारी दे रहे थे और अंदेशा भी लगा रहा था फर्स्ट इंडिया। और फिर फर्स्ट इंडिया की खबर पर मुहर लगी है क्योंकि संकेत हमने पहले ही दे दिए थे। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा देखिएगा। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी डिंपल शर्मा नागपुर से लाइव जुड़ गई है। डिंपल, दत्तात्रेय होसबोले के नाम का ऐलान हुआ है, लेकिन संगठन में जिस तरह की उनकी छवि है, दत्ताजी कहकर बुलाना ज्यादा पसंद करते हैं दत्तात्रेय होसबोले की बजाय। संगठन में उनकी भूमिका को कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार फैसले पर तो हम चर्चा कर ही चुके हैं। डिंपल, देखिए बिल्कुल शिका, जैसे कि जो नए सरकार्यवाह के तौर पर जो नाम आया है दत्तात्रेय होसबोले का, फिर से उनको एक कार्यकाल सौंपा गया और हमने पहले भी बताया था आपको कि दत्तात्रेय होसबोले ही फिर से सरकार्यवाह के रूप में चुने जाएंगे और फर्स्ट इंडिया पहले दिन से इस बात को बता रहा है। और जैसा कि काफ़ी अनुभवी वो हैं, उनका कार्यकाल भी बहुत एक तरीके से बखूबी उन्होंने अपने कार्यकाल को निभाया है। और जिस तरीके से राम मंदिर का एजेंडा सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से बैठक में रखा गया, आगे लोकसभा चुनाव में किसकी क्या भूमिका रहने वाली, कार्यों की समीक्षा कैसे होगी, संदेश खाली के मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी। खुद दत्तात्रेय होसबोले ने जब बैठक में बात करी, विस्तृत रूप से इस पर चर्चा की गई। जो देश में मुद्दे हैं हिंसा को लेकर, उन मुद्दों को कैसे सॉल्व किया जाए, आगे किस तरीके से एक तरीके से किसको क्या कार्य सौंपा जाएगा, आगे वो स्थिति कैसे सही हो सकती है, उसको लेकर विचार किया जा रहा था। तो ये कह सकते हैं कि सरकार्यवाह के तौर पर दत्तात्रेय होसबोले अगले 3 साल के लिए इस कार्यभार को संभालेंगे। और 3 साल में, क्योंकि देखिए जब भी संघ कोई फैसला लेता है तो वो आने वाले समय के लिए होता है, दूरदर्शिता की सोच संघ रखता है हमेशा, और कम समय के लिए नहीं होता कि कुछ योजनाएं हैं जो कुछ दिनों तक चलेंगी, जबकि आने वाले 5 साल तक भी वही लागू रहेगा। आने वाले समय में 2025 में संघ को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 100 वर्ष से पहले, क्योंकि दत्तात्रेय होसबोले अनुभवी व्यक्ति हैं, काफ़ी कई भाषाओं को उनको ज्ञात है और ये कह सकते 13 वर्ष की उम्र से ही जो संघ से जुड़े रहे हैं। ऐसे में जब भी वो कार्यों की समीक्षा करते आए, अभी तक जितने भी उन्होंने ये कह सकते हैं कार्यों की समीक्षा की है या जो दायित्व सौंपे हैं वो बखूबी सौंपे हैं, सबने उनका निर्वहन भी किया है और उनकी बात को सुनी भी जाती है जब वो अपनी बात रखते हैं। तो ये कह सकते हैं कि उस पूरी छवि को ध्यान में रखते हुए साफ तौर पे कि दोबारा से ये कार्यकाल दत्तात्रेय होसबोले को सौंपा है। और फर्स्ट इंडिया ने 1 घंटे पहले ही ये बता दिया था कि दत्तात्रेय होसबोले जो कि ऑफिशियल रूप से नए सरकार्यवाह के तौर पर होंगे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर हो चाहे और चीज़ों को लेकर हो, चर्चा हो चुकी है, मंथन हो चुका है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा भी सुबह बैठक में शिरकत करने पहुंचे हैं, नागपुर एयरपोर्ट सुबह आए थे। तो ऐसे में राजनीतिक व्यक्ति का भी इस बैठक में शामिल होना इस और इशारा करता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन जरूर होगा, चाहे वो अंदर खाने हो या बाहरी रूप से हो। मैसेज यही, चाहे मैसेज दिया जाए कि इस पर कोई लोकसभा चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन आगे क्या भूमिका रहने वाली है उस पर पहले से ही निर्धारण किया जा सकता है। एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी भी हमारे साथ मौजूद है। देखिए पंकज जी, जिस तरीके की बातें सामने आ रही थी, अभी तक ये बात कही जा रही थी, अंदाजा लगाया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी या नहीं होगी, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, विस्तृत रूप से चर्चा की गई या नहीं की गई। लेकिन आज सुबह जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह पहुंचे, बैठक में शामिल होने पहुंचे, किसी राजनीतिक व्यक्ति का शामिल होना, किसी केंद्रीय मंत्री का शामिल होना इस ओर इशारा करता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर वाकई मंथन होने वाला है और बड़े ही गहराई से मंथन होने वाला है इस बात पर। देखिए, अभी जो देश में सबसे बड़ा जो इवेंट होने वाला है वो लोकसभा चुनाव है। तो संघ कभी भी इस तरह के कोई चाहे राजनीतिक मुद्दे हों चाहे बड़े सामाजिक मुद्दे हों, उनसे अछूता नहीं रहता है, क्योंकि भाजपा भी संघ का एक अनुषांगिक संगठन है। जैसे आपने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में के समय में देखा, विश्व हिंदू परिषद के साथ संघ और उसके सारे अनुषांगिक जो संगठन थे, उन्होंने कंधे से कंधा मिला के ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को सफल बनाया। ऐसे लोकसभा चुनाव भी संघ एक कार्यक्रम के तौर पर लेता है और संघ ये भी मानता है
कि सामाजिक बदलाव के साथ साथ राजनीतिक बदलाव भी होना बहुत ज़रूरी होता है, बेहद ज़रूरी होता है। जेपी नड्डा जो शामिल है, उनके अलावा जो 35 अनुषांगिक संगठन है संघ के, उनके भी प्रमुख पदाधिकारी इस बैठक में शामिल है। सब पदाधिकारियों ने जो एक एक करके अपने अपने जो संगठन है, चाहे वो मजदूर संघ हो, चाहे वो किसान संघ हो, चाहे वो विद्यार्थी परिषद हो, अपना अपना प्रतिवेदन संचालक और सरकारवा के सामने जनप्रतिनिधि सभा की बैठक में रखा है। अब क्योंकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खुद आए, तो निश्चित रूप से मानिए कि जो लोकसभा चुनाव है जिसकी का कल ऐलान हुआ है, तो उस पर लेकर भी कहीं ना कहीं जो एक्शन प्लान है वो तैयार होगा। संघ के जो बड़े पदाधिकारी है उनके साथ जेपी नड्डा चर्चा करेंगे, किस तरह की भाजपा संघ से मदद चाहता है इस चुनाव में, इसको लेकर भी चर्चा होगी। और एक विशेष बात है कि जो भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं BL संतोष, वो पूरे 3 दिन इस बैठक में रहे, क्योंकि वो प्रचारक हैं और संगठन के नाते उनको यहाँ 3 दिन के लिए आमंत्रित किया गया, तो बैठक में थे। पंकज जी, जैसे कि आपने बताया, क्योंकि राजनीतिक बदलाव संघ चाहता है, और राजनीतिक बदलाव जब पूरे देश की बात होती है, जब विधानसभा की बात करें, विधानसभा चुनावों की बात करें, तो राज्य प्रभावित होते हैं। लेकिन अगर देश की बात करें, जब प्रधानमंत्री का चयन होता है, पूरी तरीके से देश इन्फ्लुएंस होगा। आने वाले समय में देश हित में जो बड़े फैसले होंगे वो पूरी तरह से पार्टी पर निर्धारित करते हैं। तो ऐसे में जब बात कही जाती है कि आरएसएस बैकबोन है भाजपा की, तो आरएसएस कहीं ना कहीं ये अपील भी लोगों से कर रहा है राम मंदिर पर फोकस करके कि हाँ, भाजपा की ओर आओ या भाजपा को वोट दिया जाए, सर्वाधिक मतदान के रूप में ही हो। वो मैसेज कहीं ना कहीं क्लियर है राम मंदिर पर फोकस करने से, कि कहीं ना कहीं भाजपा की ओर जो जनता का झुकाव है, जो आमजन का झुकाव है, वो वोट के लिए बढ़े ताकि भाजपा केंद्र में आए। तो ऐसे में जैसे मुद्दा राम मंदिर से लोग जुड़े हैं, देश भर कितने लोग जुड़े हैं, आने वाले समय में अगर कोई बड़ा मुद्दा होता है तब भी पूरे देश को इसी तरीके से जोड़ा जाएगा, चाहे वो युवा हो, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। देखिए, जो अभी पहली बार ऐसा हुआ है 2014 में, जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा पूरी बहुमत के साथ सरकार में आई थी। लगातार 2 टर्न ऐसे हैं भाजपा के जब पूरे बहुमत के साथ सरकार में आई है। संघ ने जो देश के लिए एजेंडे तय किए गए थे, चाहे वो राम मंदिर का एजेंडा हो, चाहे वो CAA का एजेंडा हो, या उसके अलावा कॉमन सिविल कोड का एजेंडा जो अभी चल रहा है, कोई भी एजेंडा हो, वो इस सरकार ने पूरा किया है। ऐसे में कहीं भी नरेंद्र मोदी के समर्थन में आने में और भाजपा सरकार के वर्तमान में समर्थन में आने में संघ को किसी तरह का कोई ऐतराज़ नज़र नहीं आ रहा। इसलिए यह भी हो सकता है कि सीधे तौर पर भी संघ इन चुनावों में हस्तक्षेप करे। खास तौर से मैं आपको बताना चाहूँगा, दक्षिण भारत को लेकर जो भाजपा और संघ का फोकस है, राजनीतिक ताकत बढ़ाने का है, वैचारिक ताकत बढ़ाने का, उसको लेकर भी विशेष योजना इस बैठक में चर्चा की जा सकती है, क्योंकि जेपी नड्डा यहाँ मौजूद हैं, सरकारवा सरसंघचालक और BL संतोष, उसके अलावा जो थिंक टैंक माने जाते हैं इस आइडियोलॉजी के, संघ आइडियोलॉजी के, वो लोग सब इस बैठक में मौजूद है। दक्षिण भारत में किस तरीके से विचारधारा और आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार हो, जो पार्टी को ताकत मिले भाजपा को, उसको लेकर भी विशेष फोकस किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल ये आइडियोलॉजी तो है ही कि इस आइडियोलॉजी को कैसे ज़्यादा लोगों में और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, संघ की भावना किस तरीके से जागृत हो, विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से इसका संचार हो। क्योंकि देखिए, राजनीतिक बदलाव होगा जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर कार्यकाल की बात करें, चाहे 370 हो या फिर अभी हाल ही की अगर बात करें सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जिसकी CAA लागू किया, तो ऐसे में बड़े बड़े फैसले जो देश के लिए बहुत कारगर साबित हुए। तो ये कहा जा सकता है, चाहे उसका विरोध हो या किसी तरीके से उसका समर्थन हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसे बड़े फैसले भी देखने को मिले। क्योंकि अगर केंद्र में भाजपा फिर से आती है, क्योंकि आरएसएस हमेशा से बेस रहा है भाजपा का, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। तो इस बड़ी बैठक में, क्योंकि 3 वर्ष से संघ का चुनावी वर्ष है, हर साल ये बैठक होती है, मंथन लगातार पिछले कुछ सालों से हो रहा है, ऐसा नहीं कि इसी बैठक में ये मंथन किया जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव की जो जड़ें हैं उसको मजबूत करने के लिए जब अपने अपने क्षेत्र में वापस लौटेंगे प्रचारक, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि उनको क्षेत्रवार काम भी बांटा जाएगा। और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से डोर टू डोर संपर्क किया राम मंदिर अभियान में, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान में, उस तरीके से अगर डोर टू डोर संपर्क वोटिंग के लिए किया जाएगा, सर्वाधिक मतदान के रूप में या सर्वाधिक मतदान के लिए किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं फायदा भाजपा को होना है। तो ऐसे में इस पूरी ओवरऑल बैठक का निष्कर्ष यही है, चाहे लोकसभा चुनाव को लेकर मुद्दा नहीं रखा गया हो कि लोकसभा चुनाव को लेकर इस पर चर्चा होनी है, लेकिन ये जरूर है कि लोकसभा चुनाव इस बैठक का मुख्य एजेंडा माना जा सकता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले इस बैठक का होना ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा को किस तरीके से आगे लाना है, भाजपा को किस तरीके से आगे लाना है। क्योंकि राम मंदिर को चाहे बड़ा मुद्दा बनाना हो, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को एक बहुत बड़े इवेंट के रूप में साबित किया, और जिस तरीके से लाखों करोड़ों लोग
लोग जुटे, ये इस ओर इशारा करता है कि भाजपा की ओर लोग आए और देश हित में फैसला लेकर सर्वाधिक मतदान करें। यही आरएसएस का जो एक तरीके से फैसला है वो हमेशा से दिखता है, उनके जो आरएसएस ये जो मैसेज है वो उनके फैसलों में दिखता आया है। तो अभी इस बैठक का पूरा निष्कर्ष यही है कि आने वाले समय में चाहे देश हित के अलग अलग मुद्दे हो, मणिपुर हिंसा, बंगाल में संदेश खाली को लेकर दत्तात्रेय होसबोले ने भी लगातार मंथन किया, उसको लेकर बहुत ही गंभीर घटना बताया। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो संघ की बैठक है उसको देखने, ग्राउंड जीरो पर वो चीजें देखने को मिलेगी कि संघ की बैठक का नतीजा क्या निकला है, परिणाम क्या निकला है। शिखा, डिम्पल, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस की इस बैठक और आप भी चर्चा कर रही हैं कि आधार रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी का। अच्छा डिम्पल, महाराष्ट्र गढ़ बना है, ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि महाराष्ट्र का बड़ा शहर नागपुर और एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन भी महाराष्ट्र के मुंबई में हो रहा है, तो दूसरी तरफ आरएसएस की बैठक का महाराष्ट्र में होना, नागपुर में होना, क्या संकेत देता है डिम्पल, अगर दोनों की तुलना करें हम? देखिए, बात अगर राहुल गांधी की यात्रा की बात की जाए तो ऐसे में उनका एक दूसरे से संबंध इसलिए नहीं है क्योंकि नागपुर में संघ का मुख्य कार्यालय है और हर बार ये जो बैठक है नागपुर में आयोजित होती है। हालांकि पिछले वर्ष की बात करें तो बेंगलुरु में आयोजित हुई थी जब चुनाव हुआ था दत्तात्रेय होसबोले के पहले कार्यकाल का, लेकिन हर बार ये बैठक नागपुर में ही आयोजित होती है क्योंकि संघ का मुख्य कार्यालय नागपुर है। ऐसे में जो इस वजह से जो कारण है नागपुर में बैठक करने का कारण, मुख्य कारण यही है, इसलिए इसको दोनों को जोड़कर नहीं देखा जा सकता। इसलिए ये कह सकते हैं कि नागपुर में 3 दिन ये बैठक चली। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हर वर्ष होती है, हर साल होती है। इससे पहले हरियाणा के पानीपत में हुई थी, उससे पहले अहमदाबाद में हुई थी, लेकिन जो 3 वर्ष के बाद जो संघ का चुनावी वर्ष होता है उसकी बैठक नागपुर में ही रखी जाती है। सिर्फ एक वर्ष ऐसा था जब ये बैठक बेंगलुरु में किसी कारणवश रखी गई थी, लेकिन इस पूरी बैठक में जो फैसले लिए गए, जिन मुद्दों पर चर्चा दी गई, और देखिए कुछ ही देर बाद आरएसएस की प्रेस वार्ता होगी जहां पर नए सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले अपना संबोधन भी देंगे, जिसमें अपनी बात भी रखेंगे किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या उसमें लोकसभा चुनाव को लेकर। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर स्पष्ट रूप से बात सामने नहीं आएगी, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन जरूर हुआ है क्योंकि जेपी नड्डा ने इसमें शिरकत की है। तो जाहिर तौर पर इस पूरी बैठक को इस तरीके से देखा जा सकता है कि आने वाले समय में चाहे लोकसभा चुनाव हो और अगर केंद्र में भाजपा आती है, फिर से सर्वाधिक मतदान के लिए अपील आरएसएस करती है और जिस तरीके से आने वाले समय में क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, ये आरएसएस की बैठक का परिणाम ही होगा। आने वाले समय में ग्राउंड जीरो पर क्या देखने को मिलेगा। शिखा, डिम्पल, अगर पूरे 3 दिन चली बैठक का निचोड़ हम देखें तो पहले ही दिन जिस तरह से प्रतिवेदन भी रखा था सर संचालक ने, तो फिर प्रतिवेदन में क्या कुछ रखा गया था, क्या 1 साल के लिए टास्क रहने वाला है खास तौर पर इस कार्यकारिणी में? देखिए बिल्कुल शिखा, क्योंकि संघ का चुनावी वर्ष है और देश में भी प्रधानमंत्री का चयन होना है, देश में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव सबसे ज़्यादा अहम है। आने वाले 5 साल देश की बागडोर किसके हाथ में होगी ये निर्धारित करेगा और मुख्य रूप से जितने भी भाजपा के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता है, आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो कहीं ना कहीं आरएसएस का इन्फ्लुएंस हमेशा से भाजपा में रहा है। क्योंकि एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी भी हमारे साथ मौजूद है। देखिए पंकज जी, जिस तरीके से आरएसएस का इन्फ्लुएंस हमेशा से भाजपा में रहा है, 1 साल की अगर बात करें अगले साल की, क्योंकि हमेशा से संघ दूरदर्शिता की सोच रखता है, ना कि सिर्फ आसपास के कुछ दिनों की जो योजनाएं निर्धारित होती है। संघ का आगामी वर्ष 2025 भी है, तो ये कहा जा सकता है कि अगर केंद्र में भाजपा फिर से आती है, देश के प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वही चुने जाते हैं, तो आने वाले समय में कोई बड़ा टारगेट और बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं, चाहे उसका बेस आरएसएस हो, वीएचपी हो, कोऑर्डिनेशन से देखने को मिल सकते हैं। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो संघ के एजेंडे थे देश में वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगभग आधे से ज़्यादा पूरे कर लिए हैं। आगे जो भी संघ जिस भी एजेंडे पे काम कर रहा है, तो ये निश्चित रूप से मानिए अगर राजनीतिक ताकत होती है संघ के पास तो वो एजेंडा पूरा करने में बेहद मददगार साबित होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में एक आइकॉन है, हिंदू आइडियोलॉजी के लिए एक आइकॉन है और उस विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए भी एक बहुत बड़ा चेहरा है। तो ये मान के चलें, जैसे मैंने आपको बताया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जब संघ के सभी संगठन में मिलकर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने का कार्यक्रम किया, तो क्योंकि अब ये लोकसभा है
और बात राजनीतिक नेतृत्व की है, राजनीतिक ताकत बढ़ाने की है। अच्छा पंकज जी, एक और सवाल मैं करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए लोकप्रियता बड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसको नकारा नहीं जा सकता। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद संघ के जो एजेंडे थे, राम मंदिर भी संघ के एजेंडे में ही शामिल था। लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। जिस समय से यह आंदोलन शुरू हुआ था, इन सभी सालों में लगातार संघ कोशिश करता है कि राम मंदिर का जिस दिन निर्माण होगा, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, वो संघ का सफल आंदोलन के रूप में साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको हाइप दी, उसमें पूरी तरीके से जोर शोर से हिस्सा लिया और उसको सपोर्ट दिया एक तरीके से, और उसी का नतीजा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ेंगे, जब देश में केंद्र के जब भाजपा और एक तरीके से पार्टियों में लड़ाई होगी लोकसभा चुनाव में, तब कहीं ना कहीं आरएसएस उसको बैक सपोर्ट देगी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया संघ के एजेंडे को काम करने के लिए। निश्चित रूप से मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब आपके सारे एजेंडे पूरे हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी वो चेहरा है जो आपकी विचारधारा का पूरे विश्व में सबसे बड़ा चेहरा बन के उभरा है, चाहे आप राम मंदिर की बात करें, चाहे यूएई में जो मंदिर बना है उसकी बात करें, चाहे अमेरिका में अभी मंदिर बन रहा है उसकी बात करें, ये सब संघ के एजेंडे थे। हिंदू राष्ट्र बनाना संघ के एजेंडे में शामिल है, और अगर आप उस तरफ बढ़ रहे हैं और वो नेतृत्व जो उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा है, तो उसको बैक सपोर्ट निश्चित रूप से संघ को देने में कोई परहेज नहीं होगा। और इस चुनाव में जैसे मैंने आपको बताया, मोटे रूप से फार्मूला ज़्यादा से ज़्यादा मतदान का है, क्योंकि संघ ये जानता है अगर मतदान ज़्यादा होगा तो उसका सीधा सीधा लाभ सबसे लोकप्रिय चेहरे, देश के सबसे लोकप्रिय चेहरे नरेंद्र मोदी को होगा, भाजपा को होगा। इसलिए इस बैठक में इस बात पे पूरी तरीके से फोकस किया जा रहा है कि संघ की शाखा में जाने वाला स्वयंसेवक गली मोहल्ले में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, उसके लिए योजना तैयार करेगा, उसके लिए आम जनता को प्रेरित करेगा। देखिए बिल्कुल शिखा, तो ये कह सकते हैं ओवरऑल जो बैठक का निष्कर्ष है वो यही है कि आने वाले समय में जिस तरीके से संघ को भाजपा ने आगे जोड़ दिया है, संघ के एजेंडे को भाजपा ने जोड़ दिया, उसी तरीके से जब बारी भाजपा की है एक दूसरे को सपोर्ट करने की, एक दूसरे से अलग नहीं है दोनों, तो जब अब बारी भाजपा की आएगी, जब केंद्र में दोबारा से भाजपा लाने की बात कही गई, तो डोर टू डोर संपर्क जैसे राम मंदिर के समय पर किया गया था, अब जब सर्वाधिक मतदान के लिए किया जाएगा तो कहीं ना कहीं फायदा भाजपा का ही होगा। तो ऐसे में इस ओर इशारा किया जाता है कि कहीं ना कहीं संघ चाहता है कि देश हित के लिए अगर मतदान करना है तो भाजपा को ही दोबारा से लाया जाए, और यही इस ओवरऑल बैठक का निष्कर्ष है। चाहे देश हित के मुद्दों पर बातचीत करना हो, चाहे और किसी मुद्दे को लेकर बातचीत करना हो, चाहे कार्यकारिणी में जिम्मेदारियों में बदलाव करना हो। कार्यवाह का नाम का भी ऐलान हो गया, और जिस तरह से भूमिका इनकी रही है आरएसएस में, संगठन में, वो तारीफे काबिल अब तक रही है। दिखलायक रहेगा कि जब आगामी बागडोर भी इनके हाथ में रहेगी तो क्या बड़े फैसले आरएसएस में लिए जाते हैं। शुक्रिया डिंपल और पंकज सोनी जी, आपका भी शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। आगे